मैं चुपचाप कंपनी के गेट पर खड़ा था। तभी अचानक कमरे के अंदर रखा इंटरकॉम बजने लगा। मैंने अपने साथी को इशारे से अपनी जगह संभालने के लिए कहा और खुद अंदर चला गया। रिसीवर कान से लगाया तो एक औरत की नरम सी आवाज कान में पड़ी। तुम्हारा नाम क्या है? मैं पल भर के लिए हैरान रह गया कि ये औरत कौन है, मगर फौरन बोला, जी मैडम, गाड़ी कुछ देर में तैयार हो जाएगी। दूसरे गार्ड के साथ मैं भी निकल जाऊंगा। और कोई हुक्म? बिना कुछ कहे उन्होंने फोन रख दिया। मैं सोच में पड़ गया, ये औरत कौन थी? दिल की धड़कन तेज हो गई। इस कंपनी का तो सिर्फ एक मालिक था, फिर मालकिन कहाँ से आ गई? शायद उनकी बेटी होगी। मैंने सिर झटक कर ख्याल को किनारे कर दिया। मुझे क्या पता था कि मैं किसी की नज़र में आ चुका हूँ। बाहर निकला तो गार्ड ने पैगाम दिया कि गाड़ी लोड हो चुकी है और पिछले दरवाजे पर खड़ी है, बस तुम्हारा इंतजार हो रहा है। मैंने हाँ में सिर हिलाया और बाकी गार्ड्स को बुलाने के लिए खबर भेज दी। थोड़ी देर में 2 गार्ड गेट पर आ गए। उनसे हाथ मिलाकर मैं और मेरा साथी फौरन पिछले दरवाजे की तरफ बढ़ गए ताकि गाड़ी लेकर निकल सकें। जैसा हमेशा होता था, गाड़ी तक पहुंचते ही मुझे ऑफिस बुला लिया गया। जिस कंपनी में माल पहुंचाना होता था वहां कैश भी साथ भेजना पड़ता था। कई बार मेरे हाथ में लाखों रुपए आ जाते थे। उस वक्त इंसान की नीयत डगमगा ही जाती है, लेकिन मैं हमेशा अपने मन पर काबू रखता था। आज अगर मैं बेईमानी करूं तो कल ऊपर हिसाब किताब में मेरी नेकियां भी काट ली जाएंगी। बेहतर है खुद पर कंट्रोल रखो। आज भी उन्होंने लाखों रुपए कैश मेरे हवाले किए और मैनेजर ने कंधा दबाते हुए कहा, याद रखना, 1 रुपया भी इधर उधर नहीं होना चाहिए। हम चाहते तो बैंक ट्रांसफर कर सकते थे, मगर वहां के लोग जिद पकड़कर बैठे हैं कि कैश भेजो, और मैं तुम्हारे अलावा किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मैनेजर की बातें सुनकर मैंने सिर हिलाया और बाहर आ गया। मेरा साथी जो बाहर इंतजार कर रहा था फौरन करीब आया और इशारे से पूछा, कितने पैसे? मैं कुछ सेकंड चुप रहा, फिर सिर हिलाकर बोला, आज पैसे नहीं दिए। मुझे शुरू से ही मालूम था कि इसकी नीयत ठीक नहीं। अगर रकम का पता चल जाए तो लालच में पड़ जाएगा। मैं ऐसी गलती नहीं करना चाहता था जिससे मेरी जिंदगी खराब हो। गाड़ी में बैठते ही ड्राइवर ने इंजन स्टार्ट कर दिया। मेरे पास ढेर सारा कैश था। आज के ज़माने में इतना पैसा बहुत मायने रखता है। मैं बस यही दुआ कर रहा था कि हम सुरक्षित पहुंच जाएं। तभी मेरा साथी मेरे कंधे पर हाथ रखकर बोला, करण भाई, झूठ मत बोलो, तुम्हारे पास पैसे तो हैं। मुझे खबर मिली है कि नोट तुम्हारी जैकेट में ही है। मैंने उसे देखते हुए कहा, तुम्हें इससे क्या लेना देना है? ये अमानत है। इससे पहले कि मैं और कुछ कहता, ड्राइवर बोल पड़ा, तुम्हारी इस ईमानदारी से मुझे नुकसान हो रहा है। तुमसे पहले वाला गार्ड बड़े आराम से चंद नोट निकाल लेता था, हमें भी फायदा हो जाता था, लेकिन तुम तो 1 रुपया भी आगे पीछे नहीं करते। मैंने उसकी बात काटते हुए कहा, सोचो उस दिन के बारे में जब ऊपर तुम्हारी नेकियां तौली जाएंगी और उनमें से कटौती होगी, तब कैसा लगेगा? दूसरों की अमानत की हिफाजत करोगे तो भगवान भी तुम्हारी हिफाजत करेगा। ये पैसा हमारा नहीं है, जिनका है उन्हीं तक पहुंचना चाहिए। दोनों ने मुंह बना लिया। मुझे किसी को समझाने का मन नहीं था, लेकिन अजीब बात यह थी कि आज दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। लग रहा था कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ ऐसा जो जिंदगी बदल कर रख देगा। इतने में मेरा मोबाइल बज उठा। स्क्रीन पर अनजान नंबर था। थोड़ी देर सोचकर मैंने कॉल रिसीव कर ली। दूसरी तरफ वही औरत की आवाज़ गूंजी, करण, कितनी देर में वैन कंपनी पहुंचेगी? दूसरा सामान भी लोड करना है। और मैनेजर ने तुम्हें कितने पैसे दिए हैं? मैंने शांत होकर कहा, देखिए मैडम, मैं आपको जानता नहीं हूँ, ना कभी आपसे मुलाकात हुई है, ना मैंने आपको सामने देखा है। मैं इस तरह अपनी जानकारी आपको नहीं दे सकता। बेहतर होगा जब मैं कंपनी पहुंच जाऊं तो आप मुझसे खुद मिल लीजिए। अचानक उनकी आवाज़ गुस्से में भर उठी, मुझसे पहले सवाल करोगे? 2 मिनट में नौकरी से निकाल दूंगी। अभी तुम जानते नहीं हो मुझे। मैं बलदेव साहब की बेटी हूँ, रिया। नाम तो सुना होगा। मैं कुछ देर के लिए चुप रह गया। बलदेव साहब की बेटी का नाम रिया ही था। अब मुझे सचमुच घबराहट होने लगी। मैं अजीब सी हालत में था। क्या इन्हें पैसों के बारे में बता दूं या चुप रहूं? मैं अभी कोई फैसला कर ही नहीं पाया था कि अचानक उनकी आवाज़ दोबारा गूंजी, समझ नहीं आ रहा मैं क्या पूछ रही हूँ? बोलो, बाबा ने इस बार कितना कैश तुम्हें सौंपा है? आगे कंपनी हमसे सवाल करती है,
ताकि मैं उन्हें तसल्ली से जवाब दे सकूं। मैनेजर अभी घर चला गया था। मैडम कुछ कहने ही वाली थी कि मैंने कहा, मैडम माफ कीजिए पर मैं आपको पहचान नहीं पा रहा। जब तक मैं आपको एक बार आंखों से देख नहीं लेता मुझे चैन नहीं आता। मैं अपनी जाति वाली बातें नहीं बता सकता। हाँ, कंपनी वाली वैन 2 घंटे में पहुंच जाएगी, अभी थोड़ा रास्ता बाकी है। मैडम कुछ कहने ही वाली थी कि मैंने फोन काट दिया। नौकरी भले चली जाए पर अपनी पर्सनल की बात को बताना मुझे बहुत ही खतरनाक लगा और जो घबराहट मुझे सता रही थी, पता नहीं क्यों आज कुछ अटपटा सा लग रहा था, जैसे कुछ बुरा होने वाला हो। मोबाइल रखते ही ड्राइवर बोला, रिया, मैडम साहब की बहुत ही लाडली मैडम है, कुछ नुकसान उठा देंगी। मैं तुरंत बोला, उसके लाडले होने से मुझे फर्क नहीं पड़ता, पर ये पर्सनल संबंधी बातें हैं जो मैं नहीं बता सकता। भगवान न करे अगर वो लड़की कोई और निकली। मैंने तो उसे देखा ही नहीं, अपना नंबर तो मैंने उसे दिया ही नहीं, तो फिर वो मुझे कॉल कैसे कर सकती है। तभी मेरा साथी गार्ड बोला, तुम्हारा नंबर ऑफिस में दर्ज है, वहीं से ले लिया होगा। फिलहाल मैंने किसी को कुछ कहा नहीं। कुछ तो गड़बड़ थी जो बार बार मन में आगाह कर रहा था। हमारी वैन थोड़ी ही आगे गई थी कि मुझे ऐसा लगा जैसे 2 गाड़ियां हमारी पीछे पीछे हैं। मैंने ड्राइवर को कहा, शीशे से जरा बाहर देखो, कोई हमारी गाड़ी के पीछे आ रहा है। वो हंसकर बोला, अरे क्या बात कर रहे हो, ये तो रोड है, यहाँ पर तो 1000 गाड़ियां आती जाती रहती हैं। मैंने कहा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, ओवरटेक करो। मुझे कुछ देर से अजीब सा ख्याल आ रहा है। 2 गाड़ियां हमारे पीछे पीछे हैं और हमारे पास पैसे भी हैं, उनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, ध्यान रखना। वो पीछे देखा और बोला, नहीं तुम भ्रम में हो, कुछ नहीं है। पर मेरा दिल बार बार कह रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, जो दिख रहा है वैसा नहीं है। मैंने धीमे धीमे राम का नाम जपना शुरू कर दिया और एक छोटा मैसेज कंपनी को भेज दिया ताकि अगर कुछ हुआ तो इल्जाम मुझ पर या मेरे साथियों पर ना लगे। साथ में दुआ भी कर रहा था कि कुछ बुरा ना हो। पैसा किसी का भी हो, मेहनत की कमाई ही होती है। मैं जो 17,000 रुपए कमाता था और अपना घर चलाता था, ये बात मैं और मेरी विधवा माँ अच्छी तरह जानती थी। पर कहते हैं ना, जब बुरी तरफ की चीजें आपके इर्द गिर्द घिरने लगती हैं तो रोक पाना मुश्किल हो जाता है। तभी हमारी गाड़ी एक सुनसान रास्ते पर आई और सामने 2 बाइक रुक गईं। उन पर से 4 डाकू निकले, बंदूकें लेकर हमारी गाड़ी की तरफ आए। मैं और मेरा साथी हाथ में बंदूक लेकर तैयार हुए, लेकिन ड्राइवर और दूसरा साथी इतने डर गए कि अपनी बंदूकें उठाने की हिम्मत ही नहीं कर पाए। डाकुओं ने तुरंत गाड़ी का दरवाजा खोला और ड्राइवर को बाहर खींच लिया। मैंने पैसे अपनी जेब से निकालकर सीट के नीचे फेंक दिए और जब तक मैं कुछ समझ पाता मुझे भी जबरन बाहर खींचा गया। मैंने एक डाकू की नाक पर जोर से वार किया तो बाकी लोग मेरी तरफ ध्यान देने लगे। मैंने साथी गार्ड को कहा, तुम जल्दी से उसकी पीठ पर वार करो, बाकी 2 को मैं संभालता हूँ, कोई भी नहीं बचकर जाएगा, वरना ये हमें नुकसान पहुंचाएंगे। पर वो दोनों डर के मारे भाग निकले। मैं अपने साथी गार्ड्स और ड्राइवर को बुला रहा था पर कोई रुका नहीं, सब भाग गए। मैंने एक डाकू की कमर पर लात मारी और दूसरे का गला पकड़ लिया। उनके हाथ में बंदूकें थीं, पर शायद मेरी तेजी देखकर वे भी डर गए। कुछ ही देर में मैंने चारों को काबू कर लिया। भारी जोर आजमाइश हुई पर हालात पर काबू पा लिया। उन चारों को इतनी बुरी तरह पीटा कि वे बिना मुड़े तोड़े वहां से भाग गए। मैं गाड़ी के पास खड़ा सांस लूं तो बस सिहरन हो रही थी। ये क्या हुआ, मैं खुद समझ नहीं पा रहा था। आज उसी लड़की का फोन आया और आज ही ये डाकू आ गए। न जाने इनके बीच क्या ताल्लुक है। मन में कुछ तो गूंज रहा था। मैंने तुरंत मैनेजर को फोन करके सारी घटना बता दी। मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती थी और ड्राइवर वो साथी गार्ड कहाँ भाग गए कुछ पता नहीं था। उन दोनों को मैंने फोन नहीं किया था। उन पर गुस्सा आ रहा था कि ऐसे अपने साथी छोड़कर भाग जाना बेशर्माना है। अगर वे मुझे मार डालते तो जिम्मेदार कौन होता। मैनेजर ने कहा, परेशान मत हो, मैं आदमी भेजता हूँ, बस तुम अपनी सुरक्षा करो। गाड़ी अंदर बंद कर लो और वहीं बैठो। उन दोनों का इंतजाम आज ही कर दूंगा। मैंने कुछ नहीं कहा, पर तय था वहां पहुंचकर मैं उस लड़की का जिक्र जरूर करूंगा। मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो हालात ना समझूं। सच मेरे सामने था। जो भी लड़की थी उसने फोन करके हमारी लोकेशन बताई और अपने लोगों को भेजा।
ये डाकू तजुर्बेकार नहीं थे, पर लड़ाई करके मुझे ये लगा कि ये आम लोग थे और ये समझ नहीं पाए कि किसे मारना है और किसे बचाना है। इसीलिए उन्होंने पहली ही बार में गोली नहीं चलाई, वरना अगर उन्होंने गोली चलाई होती तो हालात बहुत बुरे हो सकते थे। कुछ ही देर के बाद कंपनी की वैन वहां आ पहुंची। गाड़ी से मैनेजर और एक ड्राइवर और कुछ गार्ड्स उतरे। मैनेजर ने मुझे गले लगा लिया और मेरी तारीफ करते हुए कहा, हमें विश्वास ही नहीं हो रहा कि हमारे पास ऐसा हीरा है। आज तुमने जो काम किया वो किसी ने पहले नहीं किया, पर अपनी जान को ऐसे रिस्क में नहीं डालना चाहिए था। अगर वे तुम्हें मार डालते तो हम क्या करते? मैंने कहा, मैंने ये नौकरी चुनते वक्त खुद को किसी भी हाल में मरने के लिए तैयार कर लिया था। खैर, अभी ये जगह सुरक्षित नहीं है, चलो हटते हैं, हो सकता है वे वापस आ जाएं। मैनेजर ने कहा, हाँ, पैसे निकालो और मेरी दूसरी वैन में चलो। इस वैन में तुम और पैसे सुरक्षित नहीं रहेंगे। मैंने सीट के नीचे से पैसे निकाले और मैनेजर के हाथ में थमाए और दूसरी वैन की तरफ चल पड़ा। मैनेजर ने सर हिलाते हुए कहा, तुम बहुत जिम्मेदार इंसान हो, मैं तुमसे बहुत प्रभावित हुआ। मैंने बड़े साहब को तुम्हारी बहादुरी बताई है और उन दोनों को नौकरी से निकाल दिया है। कारण डाकुओं का हमला नहीं, कारण उनकी गैर जिम्मेदारी है। तुम उनसे लड़ रहे थे तो उनकी जगह यही थी कि तुम्हारी सुरक्षा करने के लिए वहीं ठहरते, पर वे तो डरकर भाग गए। ऐसे लोग हमारी कंपनी को आगे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए अब वे हमारे साथ काम नहीं करेंगे। मैं कुछ और कहता, इससे पहले ही मैं बोला था, नहीं, नौकरी से मत निकालो। मेरे साथ ही गार्ड की 2 नन्ही बेटियां हैं और ड्राइवर की भी बेटी है। अगर उनकी नौकरी चली गई तो उनकी बच्चियों और पूरे घर को बड़ी मुश्किल हो जाएगी। उन्हें एक मौका तो देना ही चाहिए, आखिर हर इंसान को अपनी जान प्यारी होती है। मैं कुछ और कहता, इससे पहले ही मैनेजर बोला, तुम भी तो इंसान हो, तुमने भी तो हमारी खातिर अपनी जान दांव पर लगा दी थी, इतनी बहादुरी से मुकाबला किया। तुम्हारी भी तो विधवा माँ है, तुम्हारा भी तो उनके सिवा कोई नहीं है। बात दरअसल ईमानदारी की होती है। जो आदमी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाना ही नहीं जानता, उसके लिए क्या लड़ना। बड़े साहब ने भी यही कहा है कि उन दोनों को नौकरी से निकाल दिया जाए। फिलहाल तुम टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए तो अब बड़े बड़े इनाम तैयार हैं। मैंने मैनेजर की आंखों में एक अलग चमक देखी। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ है जो वो मुझसे छुपा रहा है। कुछ दिनों से उसका रवैया मेरे साथ बहुत अच्छा था, पर अब जिस तरह से वो बर्ताव कर रहा था, मुझे अंदर ही अंदर खटक रहा था। मैंने बहुत बहादुरी का काम किया था, इसलिए मुझे मालूम था इनाम तो मिलेगा ही। अगर इनाम नहीं तो शाबाशी तो पक्की मिलेगी। मगर जिस तरह मैनेजर बर्ताव कर रहा था, मुझे साफ लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है। फिलहाल मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और चुपचाप गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी सी दूरी तय करके हम कंपनी पहुंच गए। मैं गाड़ी से उतरता इससे पहले ही मैनेजर ने कहा, एक काम करो, अब तुम छुट्टी कर लो, घर जाकर आराम करो, चोट वोट तो नहीं लगी। मैंने सर ना में हिलाया तो वो बोले, अच्छा, किसी और से बात करने की जरूरत नहीं और अपना मोबाइल अभी बंद रखना। कल सुबह कितने बजे आओगे? मैं नॉर्मल अंदाज में बोला, सुबह टाइम पर आ जाऊंगा, मेरी टाइमिंग 7 बजे तक की है। उसने सर हिलाया और अंदर चला गया और मैं गाड़ी से उतरकर पार्किंग की तरफ बढ़ गया ताकि अपनी बाइक लेकर घर जाऊं। अभी मैं पार्किंग में पहुंचा ही था जब अचानक मुझे कोने में एक आदमी खड़ा दिखा जो फोन पर बात कर रहा था। उस वक्त कंपनी की पार्किंग में भला कौन हो सकता था? ये वक्त ना ब्रेक का था न छुट्टी का, बल्कि काम का वक्त था और सबको सख्त हिदायत थी कि जब तक ऑफिस खत्म ना हो कोई बाहर नहीं जाएगा। मैं गौर से देखने लगा, तभी वो फिर मेरी तरफ मुड़ा और अगले ही पल मैं हैरान रह गया क्योंकि सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि उन 4 डाकुओं में से एक था जिसका चेहरा मैंने देखा था। मैं उसके पीछे भागा, मगर इससे पहले ही वो भागता हुआ पार्किंग से निकल गया। मैं अपनी जगह हैरान खड़ा रह गया। आखिर ये डाकू यहाँ कैसे पहुंचा? क्या वो मेरा पीछा कर रहा था? यही सोचकर मैं परेशान हो गया। कुछ देर वहीं खड़ा रहा, फिर बाइक स्टार्ट करके वहां से निकल गया। मेरे दिमाग में कई तरह के ख्याल आने लगे। कहीं ये डाकू मैनेजर ने तो नहीं भेजा? और वो लड़की कौन थी जो सुबह से मुझसे बात करने की कोशिश कर रही थी? ये सब मामला क्या था? मैंने ठान लिया था
कि बलदेव साहब से इस बारे में जरूर बात करूंगा। मेरी तनख्वाह सिर्फ 17,000 रुपए थी, लेकिन मैं जिम्मेदार आदमी था। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी जिम्मेदारी की नौकरी होती है, जिसमें अपनी जान हथेली पर रखनी पड़ती है, लेकिन मैं खुद को महफूज रखना चाहता था। थोड़ी दूरी तय करके मैं घर पहुंचा तो मेरी माँ मुझे देखते ही खिल उठी। जब से हमने पापा को खोया था, हम दोनों ही एक दूसरे के बेहद करीब हो गए थे। मेरी जिंदगी में उनके अलावा कोई नहीं था और उनके लिए भी मैं ही सब कुछ था। मैं उनके पास बैठा तो उन्होंने मेरे माथे पर हाथ फेरते हुए कहा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। आज मैंने तुम्हारे लिए लड़की वालों को बुलाया है। अब खैर से तुम भी 25 साल के हो गए हो। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे सर पर भी सेहरा सजाऊं और तुम अपने घर परिवार के हो जाओ। मैं तुरंत बोला, नहीं माँ, मुझे शादी नहीं करनी। ये जो बाहर की औरतें होती हैं, घर का माहौल बिगाड़ देती हैं और मैं तुमसे अलग नहीं होना चाहता। तुम ही मेरा सब कुछ हो। मेरी बात सुनकर माँ तुरंत बोली, हर लड़की एक जैसी नहीं होती और भला घर का माहौल वहाँ बिगड़ता है जहाँ 3-4 भाई बहन होते हैं। तुम तो मेरी इकलौती संतान हो। वो औरत क्यों तुम्हें मुझसे अलग करेगी? उसे खुद एहसास हो जाएगा कि इस बूढ़ी औरत का अपने बेटे के अलावा कोई नहीं है। मैं माँ को गले लगाते हुए बोला, जिंदगी को हकीकत के हिसाब से जिया करो। मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहता, लेकिन ये हकीकत है कि आजकल ऐसी लड़कियां बहुत कम मिलती हैं जो घर को जन्नत बना दें। आजकल तो ज्यादातर लड़कियां चाहती हैं कि शादी होते ही अलग हो जाएं और लड़के की जिंदगी बर्बाद कर दें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी मेरी शादी ना हो, जब तक मैं पूरी तरह समझदार ना हो जाऊं। मेरी बात सुनकर माँ फौरन बोली, चुप रहो, सारा दिन मैं अकेली होती हूँ। तुम्हारे पापा इस दुनिया से चले गए हैं, तुम्हें तो मेरा एहसास ही नहीं है कितना अकेलापन महसूस करती हूँ। अब तुम्हारी शादी कराऊंगी तो घर में रौनक होगी, तुम्हारे बच्चे होंगे, घर में चहल पहल होगी, वरना तुम काम पर चले जाते हो और सारा दिन मैं अकेली घर में रहती हूँ। पूरा घर सुनसान हो जाता है। माँ की बात सुनकर मैं हल्का मुस्कुरा दिया। मुझे पता था अगर उन्होंने तय कर लिया है कि मेरी शादी करवानी है तो अब कोई नहीं रोक सकता उन्हें। फिलहाल मेरा इरादा शादी का नहीं था। मेरी तनख्वाह सिर्फ 17,000 रुपए थी। भला इस तनख्वाह में किस किस का पेट पालूं? मैं माँ को ये बात समझाना चाहता था, लेकिन उस वक्त चुप रहना ही बेहतर समझा। उनकी ख्वाहिश का मान रखना मेरा फर्ज था। वक्त धीरे धीरे गुजरता गया। शाम 5 बजे से माँ बेचैन होकर आंगन में टहलने लगी। उनकी बेचैनी मेरी समझ से बाहर थी। मैं उन्हें देखकर बोला, अरे हुआ क्या है? आप इतनी परेशान क्यों हो रही हैं? रिश्ते वाले ही तो आ रहे हैं, कोई बड़े अफसर नहीं जो आप इतनी बेचैन हो रही हैं। मेरी बात सुनकर माँ बोली, उन्हें घर से निकले 1.5 घंटा हो गया है और यहाँ तक आने में सिर्फ 15 मिनट लगते हैं। अब तक तो आ जाना चाहिए था। माँ की बात सुनकर मैं भी थोड़ा हैरान हुआ। हाँ, ये बात तो सही थी कि अगर 15 मिनट की दूरी है तो ट्रैफिक में फंसकर इंसान आधे घंटे में भी पहुंच सकता है, लेकिन अब तो 1.5 घंटा हो गया था। मैं तुरंत बोला, आप उनके घर फोन कीजिए और पूछिए कि वो कब निकले थे और बता दीजिए कि अभी तक वो लोग यहाँ नहीं पहुँचे। मेरी बात सुनकर माँ ने तुरंत फोन कर दिया, मगर वहाँ से जवाब सुनकर माँ कुछ पल खामोश रही और फिर सिर्फ इतना कहकर फोन रख दिया कि जैसे आपको ठीक लगे। उनके चुप होते ही मैं उनके पास गया और थाम कर बोला, क्या हुआ माँ? आप इतनी उदास क्यों लग रही हैं? वो अपनी आंखों में आई नमी को पूछते हुए बोली, बेटा, उनका कहना है कि वो हमारे घर नहीं आ रहे हैं। आपका बेटा सिर्फ 17,000 कमाता है। हमारी बेटी आपके घर खुश नहीं रहेगी, बल्कि हमारी बेटी आपके घर आकर मजीद और परेशान हो जाए। हम अपनी बेटी को 2 वक्त की रोटी खिला सकते हैं। हम कोई अच्छा सा ही रिश्ता तलाश करेंगे। आपके बेटे के अंदर ऐसी कोई काबिलियत नहीं है जो हम अपनी बेटी आपके बेटे को दें। ये कहते ही माँ रोने लगी थी, जबकि मैं चुप हो गया था। मुझे पता था कि ये सब सच है। एक गार्ड को अपनी बेटी देना हर किसी के लिए आसान नहीं होता, और इतना कम महीने का वेतन वाला हो तो और भी मुश्किल होता है। मैं तो पहले ही शादी के खिलाफ था, मगर उस वक्त मैंने माँ को कोई टोक नहीं मारी। वो परेशान लग रही थी। मैं उसे अपने गले से लगा के बोला, अरे माँ, तुम क्यों इतना घबरा रही हो? अगर उन्होंने मना कर दिया तो कोई और रिश्ता देख लेंगे। वो अपनी आंखों की नमी पोंछते हुए बोली, बेटा, ये 5वां रिश्ता है।
हर शख्स को तुम्हारी तनख्वाह कैसे पता चल जाती है, मुझे समझ ही नहीं आता। जब से तुमने ये नौकरी शुरू की है, रिश्ते बार बार मना कर दिए जा रहे हैं। पहले तुम कपड़े की दुकान पर काम करती थी, मैंने 2 रिश्ते देखे थे और लोग तुरंत मान गए थे, मगर मैंने मना करके आई थी क्योंकि लड़कियां पसंद नहीं आई थी। लेकिन अब मेरे मुंह पर इनकार किया जा रहा है। हैरानी की बात यह है कि तुम्हारी तनख्वाह किसने बता दी? ना मैं किसी रिश्तेदार को तनख्वाह बताती हूँ और ना तुमने खुद किसी को बताया है। कुछ तो गड़बड़ है, कोई तुम्हारी जासूसी कर रहा है। अपनी हिफाजत करना, आजकल कोई किसी को खुश नहीं देखता। माँ की बातें सुनकर मैं ठिठक गया और कहा, क्या मतलब है तुम्हारे इन बातों का? तनख्वाह तो तुम लड़की वालों को नहीं बताते। उसने सिर हिलाकर कहा, अरे भाई, जब लड़की आएगी तो छत के नीचे ही रहेगी, कौन उसे सड़क पर भीख मांगने भेज देगा? मैं यही सोचकर किसी को नहीं बताती, पर मुझे क्या पता था कि पहले से ही तुम्हारे खिलाफ जासूसी हो रही है। बेटा, तुम अपने आसपास थोड़ा ध्यान दो। हो सकता है तुम्हारी कंपनी में कोई दुश्मन हो जो तुम पर नजर रख रहा हो। माँ की बात सुनकर मैं तुरंत बोला, माँ, मैं कोई बड़ी शख्सियत नहीं हूँ कि मुझ पर निगाह रखी जाए। मैं एक मामूली गार्ड हूँ जिसकी कोई खास हैसियत नहीं है। आप इतनी टेंशन मेरे काम को लेकर मत करो। अभी बड़ी नौकरी नहीं मिली है, जैसे ही मिलेगी मैं खुद मिठाइयाँ खिला दूंगा। माँ रोते हुए अपने कमरे में चली गई। उसका रोना सुनकर दिल बैठ जाता है। जो माँ होती है, उसकी औलाद उसके लिए सबसे ऊपर रहती है। अगर किसी ने उसकी औलाद की बुराई कर दी तो माँ के लिए सह लेना बहुत मुश्किल होता है। वक्त धीरे धीरे गुजरता रहा। पूरा दिन मैं माँ को मनाने में ही लगा रहा। चैन तो था ही नहीं। रात भर यही सब सोचता रहा। मैंने माँ को टेक्स्ट करके टाल दिया था कि मुझ जैसा इंसान किस पर नजर रखता, पर अब सच में टेंशन होने लगी थी कि मेरी जासूसी कौन कर रहा है। जब रिश्तेदारों को माँ तनख्वाह का नहीं बताती तो उन तक ये बात कौन पहुंचा रहा है। ये सब सोचते सोचते रात निकल गई। अगली सुबह सूरज पूरी ताकत से निकला। सवेरे की पूजा करके मैं भगवान से मन भर के दुआ मांगी, हे भगवान, मेरी सुरक्षा कर और ये सब परेशानियां बंद हो जाएं। सुबह 7 बजे नाश्ता करके मैं घर से निकला और माँ को कुछ नहीं बताया कि कल क्या हुआ था। वो बड़ी मासूम है, मेरी छोटी सी परेशानी से ही ज्यादा उदास हो जाती है। हर माँ की तरह वो हमेशा मेरी फिक्र करती हैं। अगर उसे पता लग जाता कि कल मैं जान के जोखिम में था तो वो कभी मेरे गार्ड वाली नौकरी की इजाजत नहीं देती। और फिलहाल मैं नौकरी छोड़ने की हालत में नहीं था। जमाना मुश्किल है। मैं अपनी बाइक पर बैठकर सीधा कंपनी की तरफ चला गया और जल्दी से पार्किंग में बाइक खड़ी करके बाहर आया। तभी मेरी नजर उसी कोने पर गई जहां कल वाला लुटेरे जैसा खड़ा था। आज वहां खाली था। कुछ देर मैं वहीं खड़ा रहा और फिर सिर झटककर आगे बढ़ा। अचानक दाएं तरफ किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। जैसे ही मैंने सिर घुमाया तो अगला पल हैरान करने वाला था। वही लुटेरा खड़ा किसी से बात कर रहा था। मेरा खून खौल उठा और मैं उसी तरफ दौड़ा। मुझे कोई डर नहीं था कि उसके पास हथियार है या नहीं। मुझे आते देखकर वो भागा, पर मैं गार्ड हूँ, मेरी रफ्तार उससे तेज थी। कुछ ही पलों में मैंने उसे पकड़ लिया। उसने कुछ बोलते उससे पहले मैंने उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारकर कहा, अब सच सच बता, तू कौन है? तेरे दिमाग में क्या चल रहा है? किसने भेजा है? अगर तू मुझसे कुछ छुपाएगा तो मैं सख्ती कर दूंगा। वो अपने आप को छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, पर मैं उसे रोकता हुआ बोला कि मैं अभी पुलिस को बुलाऊंगा। तुम्हें मुझ पर नजर रखने का क्या मतलब है? क्या फिर हमला करोगे या किसी ने तुम्हें मेरे पीछे भेजा है? वो मेरे सामने हाथ जोड़कर बोला, भाई छोड़ दो मुझे, मेरा इन मामलों से कोई लेना देना नहीं। मैं डकैत नहीं हूँ, मुझे सिर्फ तुम्हें देखने के लिए भेजा गया है। मैंने कहा, किसने भेजा है? सच बता। छुपाने की कोई जरूरत नहीं। मैं कोई बड़ा आदमी नहीं हूँ जिस पर नजर रखी जाए। बता या मैं पुलिस को बुलाऊंगा। उसकी आंखें मेरी तरफ उठी और बोला, ठीक है, मैं सब सच बता दूंगा, बस तुम वादा करो ये बात हमारे बीच ही रहेगी। तुम्हें नुकसान पहुंचाने का मकसद हमारा नहीं है, और अगर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा तो हम सब खराब हो जाएंगे। उसकी बातें सुनकर मेरे दिल में अजीब सा डर बैठ गया, जैसे कि किसी ने धीरे धीरे गला पकड़ा हो। मैंने कहा, वादा करो मैं किसी को नहीं बताऊंगा और तुम्हें भी कोई नुकसान नहीं होगा। मुझे अभी सच जानना है और सच जानने के लिए मैं किसी भी हद तक जाने को तैयार था। जैसे तैसे उसने हकीकत का पर्दा उठाना शुरू किया
और मेरी आंखें फैल सी गई थीं। पूरा राज बताकर वो चुप हो गया। मैं कुछ बोलने की हालत में ही नहीं था कि उससे पहले ही मेरा मोबाइल फोन बजने लगा। मैंने फोन उठाया तो सामने मेरे मैनेजर की कॉल थी। तभी वो आदमी मुझे देखते हुए बोला, अब तेरी जिंदगी बदल जाएगी। जो भी मैंने तुझसे कहा है उसको सही मानना, वरना तू अपने साथ बहुत बुरा करेगा। ये कहकर उसने मेरा हाथ छुड़ाया और चला गया। पता नहीं क्यों मुझे उसकी बातें सच नहीं लग रही थीं। भला कोई इतना पागल भी होता है क्या, वो भी किसी इंसान के लिए। मैं जल्दी जल्दी उसके बारे में सोचने लगा। मोबाइल अब बजकर बंद हो गया था। मैं दोबारा कंपनी की तरफ जाने ही वाला था कि मेरा फोन फिर बजा। इस बार नंबर अनजान था। मैंने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ वही औरत थी जिसने अपना नाम रिया बताया था। मैं हेलो कहता इससे पहले ही वो बोली, जल्दी कंपनी में आओ, तुम्हारे लिए एक तोहफा रखा गया है। ये कहकर उसने फोन काट दिया। मैं हैरान था, सुबह के 7 बजे कौन कंपनी में आता है। मैं सिक्योरिटी गार्ड था, इसलिए मुझे तो सुबह जल्दी आना ही पड़ता था, वरना सारे लोग तो 9 बजे तक ही आते थे। जैसे ही मैं कंपनी की तरफ बढ़ा तो बाहर कुछ लोग फूल लेकर खड़े थे। ये सब क्या हो रहा था, मैं समझ ही नहीं पा रहा था। जैसे ही अंदर गया तो मुझ पर फूलों की बारिश शुरू हो गई। मैं उन्हें रोकना चाहता था, क्योंकि जो बातें डाकू ने मुझे बताई थीं वो मेरे दिमाग को खराब कर रही थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जैसे ही अंदर पहुंचा तो मेन गेट पर बलदेव साहब और उनके साथ उनकी बेटी खड़ी थी, जो मुस्कुराते हुए मुझे देख रही थी। मैं पास पहुंचा तो बलदेव साहब ने मुझे गले लगा लिया और कंधा थपथपाते हुए बोले, बहुत बहुत बधाई हो, आज से तुम मेरे। अभी उनकी बात पूरी होती इससे पहले ही मैंने उनकी तरफ देखते हुए कहा, मैं किसी का कुछ भी नहीं हूँ सर। जो मेरे साथ हुआ है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। बलदेव साहब बोले, छोड़ो ये सब बातें, जो होना था हो गया। तुम्हारी हिम्मत से खुश होकर मैंने तुम्हें अपना। वो अपनी बात पूरी करते उससे पहले ही मैंने उनके दोनों हाथ पकड़ लिए और उनकी आंखों में देखते हुए बोला, सर, आपको गुमराह किया जा रहा है। मैं जबरदस्ती किसी की जिंदगी में शामिल नहीं हो सकता। मेरे भी कुछ उसूल हैं। हाँ, मैं गरीब हूँ, मेरी सैलरी सिर्फ 17,000 रुपए है, लेकिन मैं भी इंसान हूँ। मुझे इस तरह फंसाकर कोई नहीं पा सकता। पीछे खड़ी लड़की अचानक आगे बढ़ी और बोली, इन सब बातों का मकसद क्या है? पापा की बात तो पूरी सुनो। मैं उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या सुनूं? क्यों सुनूं? ये जो नाटक आपने किया है, आपको लगता है कि आप बहुत बड़े बन गए? आपको जरा भी एहसास है कि अगर डर कर ड्राइवर या मेरा साथी मर जाता या फिर मैं ही मर जाता तो फिर क्या होता? मेरी माँ जो विधवा है उसको आप क्या जवाब देते? मेरे साथी गार्ड की बच्चियों को क्या जवाब देते? और उस ड्राइवर की बेटियों को आप क्या जवाब देते? या फिर ये कह देते कि मेरी नादानी ने तुम्हारे बाप की जान ले ली? लड़की बोली, देखो, सब सुरक्षित था, कोई डाकू तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाता। ये सब पहले से सोचा हुआ था। वो अचानक जोश में वो बातें कह गई जो मैं चाहता था कि उसके मुंह से निकले। वहां एकदम सन्नाटा छा गया। बलदेव साहब मुझे देखते हुए बोले, ये सब क्या है? मैं तुरंत बोला, सर, आपकी बेटी दिमाग से कमजोर है। जो चीज सोच लेती है उसको करना अपना फर्ज समझती है। आपको अंदाजा भी है कि आपकी बेटी क्या चाहती थी? मैं बात पूरी करता उससे पहले ही उन्होंने मेरा बाजू पकड़ा और बोले, फिलहाल मेरे कमरे में चलो, यहाँ सबके सामने तमाशा मत बनाओ। मैंने चारों तरफ देखा तो सारे वर्कर मेरे स्वागत में खड़े थे। यकीनन ये सब उस लड़की की वजह से था। मैं मान गया और हम तीनों बलदेव साहब के ऑफिस की तरफ बढ़ गए। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मैंने ठान लिया था कि नौकरी जाए तो जाए, लेकिन मैं अपनी जिंदगी किसी पागलपन की वजह से बर्बाद नहीं करूंगा। आज जो लड़की मुझे पाने के लिए ये सब कर सकती है, आगे जाकर वो कुछ भी कर सकती है। डाकू ने मुझे बताया था कि 6 महीने पहले जब मैं नौकरी पर आया था, तभी ये लड़की मुझे देखकर दीवानी हो गई थी। उसको मुझसे प्यार हो गया। अगर किसी को मोहब्बत होती है तो सामने से कह देता है। अगर वो इंसान तुम्हें पसंद होगा तो तुम खुद उसकी तरफ खिंच जाओगे, मगर किसी को जबरदस्ती तकलीफ देना ये सिर्फ पागलपन है। इस लड़की ने दूसरी कंपनी से डील की थी। जो पैसे पहले बैंक में आते थे अब वो कैश में आने लगे। ये बात उसके बाप को भी नहीं पता थी। सब वो अपने तरीके से संभाल रही थी। जब से मैं आया था तभी से ये सब नाटक हो रहा था। हर गार्ड के मुंह पर यही चर्चा थी। पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब पता नहीं ये सब क्या हो गया है।
जो कैश लेकर हमें दूसरी कंपनी जाना पड़ता है। ये सब रिया का बनाया हुआ प्लान था ताकि वो अपने बाप को मेरी तरफ से इम्प्रेस कर सके। वो उनको ये दिखाना चाहती थी कि आपकी बेटी जिसको पसंद कर रही है वो बहुत बहादुर है। पैसा तो आने जाने की चीज है, लेकिन आदमी हिफाजत करने वाला होना चाहिए। आपकी बेटी हमेशा सुरक्षित रहेगी। मगर मैं इन बातों को नहीं मानता था। जो लड़की खड़े खड़े किसी को भी मुसीबत में डाल सकती है, जो अपना आप मनवाने के लिए कुछ भी कर सकती है, वो किसी भी हद तक जा सकती है। उसने ये भी सोच लिया था कि अगर मैं डर कर भागा तो मुझे नुकसान पहुंचा देगी या फिर हमदर्दी दिखाकर मुझसे शादी कर लेगी। यानी वो इस हद तक जाने को तैयार हो गई थी। मैं कमरे में गया तो वो अपने बाप से झगड़ रही थी, मगर मुझे देखते ही दोनों चुप हो गए। उसकी तरफ से उसके बाप बोले, देखो जो होना था सो हो चुका। रिया ने मुझे सब बता दिया है, मगर मेरा फैसला अब भी वही है। मेरी बेटी तुम्हें बहुत चाहती है और इसलिए मैं तुम्हें अपना दामाद बनाना चाहता हूँ। औरत का चाहना गुनाह नहीं होता। औरत को भी हक है अपनी पसंद चुनने का। तुम मना क्यों कर रहे हो? मेरी बेटी में क्या कमी है? पढ़ी लिखी है, पैसे वाली है, समझदार है, तुमसे सच्चा प्यार करती है। जबकि मैं मजबूरी में बोल पड़ा, लेकिन इसके पास दिल नहीं है। ये अपने आप मनवाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। मैं और कुछ कहता इससे पहले ही रिया घुटनों के बल बैठ गई और मुझे देखते हुए बोली, मैं सच कह रही हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये दिखावे वाला प्यार नहीं है। मैंने तुम्हें पाने के लिए बहुत कुछ किया है। मुझे पता था मेरा बाप कभी नहीं मानेगा, मगर मैंने उन्हें बहुत मुश्किल से मनाया है। भगवान के लिए मेरी मोहब्बत की कदर कर लो। मैं वादा करती हूँ कि तुम्हें कभी भी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। तुम्हें अपनी जगह दूंगी, तुम्हें वो सब दूंगी जिसकी हर इंसान ख्वाहिश करता है। तुम क्यों मना कर रहे हो? जब तुम्हें मौका मिल रहा है तो तुम इस मौके का फायदा क्यों नहीं उठा रहे? जबकि मैं उसे देखते हुए बोला, देखिए रिया जी, अगर आप मुझसे शादी करना चाहती हैं तो मैं आपकी जगह नहीं लूंगा। आप अपने बाप के साथ कारोबार चलाना चाहती हैं तो चलाइए, मैं कोई रोकने वाला नहीं हूँ, मगर मैं आपका हकदार नहीं बनूंगा। मेरी गैरत ये गवारा नहीं करेगी। हाँ, इतना जरूर चाहता हूँ कि मुझे सिक्योरिटी गार्ड की जगह आप कहीं और नौकरी दिलवा दें, जहाँ से मैं कमा कर आपके खर्चे पूरे करने की कोशिश कर सकूं। लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप मेरे साथ मेरे घर में रहेंगी, मेरी माँ के साथ रहेंगी और उनके साथ बदतमीजी कभी नहीं करेंगी। वो बहुत सीधी सादी औरत हैं और मुझसे बहुत प्यार करती हैं। आप उन्हें अपनी माँ समझेंगी। तभी रिया तुरंत खड़ी होकर बोली, जैसा तुम कहोगे वैसा ही होगा। ये कहते ही उसने अपने बाप की तरफ देखा। मुझे लगा था कि वो इंसान अब मुझे डांट देगा, मगर ऐसा नहीं हुआ। वह आगे बढ़कर मुझे गले लगा लिए और मेरा कंधा थपथपाते हुए बोले, मैंने जिंदगी में कभी सोचा नहीं था कि मैं अपनी बेटी को किसी के सामने झुकते हुए देखूंगा, मगर आज ये नज़ारा देखकर मुझे बुरा नहीं लगा, बल्कि खुशी हो रही है कि मेरी बेटी हर हालात का सामना करना जानती है, रिश्तों को अहमियत देना जानती है। मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारी माँ से बात करना चाहता हूँ, जबकि मैंने फिलहाल उन्हें मना कर दिया, क्योंकि पहले मैं माँ से खुद बात करना चाहता था, उसके बाद ही आगे कदम बढ़ाता। अगले ही दिन मैंने अपनी माँ से सब कुछ कह दिया। उन्हें कोई ऐतराज नहीं था। उन्हें बहू चाहिए थी। हाँ, मगर यहाँ भी मामला उल्टा था। बहू तो मिल रही थी, मगर नौकरी करने वाली। मगर कहते हैं ना, जब औरत प्यार करने पर उतर आती है तो सब कुछ कुर्बान कर देती है। ऐसा ही रिया ने किया। शादी के बाद उसने कारोबार से अपना हाथ खींच लिया। हाँ, मगर उसका बाप उसका बहुत ख्याल रखता था और मैं उसमें कोई भी दखल अंदाजी नहीं देता था। मुझे दूसरी कंपनी में मैनेजर की नौकरी मिल गई थी। मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इतना जानता था कि लोगों को संभालना कैसे है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में एक सबक सीखा, अगर आप ईमानदार हैं, सच्चे हैं, तो भगवान आपको आपकी सोच से भी ज्यादा देगा। लेकिन अगर आप अपने मालिक के साथ वफादार नहीं हैं, उसकी दी हुई सहूलियतों का गलत फायदा उठाते हैं और धोखा करते हैं, तो चाहे कुछ भी कर लो, कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। ये जिंदगी का असली उसूल है। ये पूरी कहानी काल्पनिक है। इसका किसी भी व्यक्ति, स्थान या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। इसका उद्देश्य केवल मनोरंजन, शिक्षा और सस्पेंस आधारित कहानी प्रस्तुत करना है। आपको ये कहानी कैसी लगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को हाइप भी दें।
और ऐसी और भी रोमांचक कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल के साथ बने रहें। धन्यवाद।